नमस्कार। हम हैं आपकी उम्मीदों से परे भी और आपकी उम्मीदों पर खरे भी। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। सच्ची और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज शखरांश। मैं के बिरोलकर हाजिर हूं आज के ताजा समाचारों के साथ। हिंदुस्तान में हमें लगा कि नफरत, डर और हिंसा का माहौल बीजेपी के लोगों ने बना दिया है और हमने बहुत कोशिश की। जो जनता की आवाज थी, चाहे वो किसानों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, छोटे व्यापारियों की आवाज हो, हमने पहले उसको लोकसभा में, राज्यसभा में उठाने की कोशिश की। किसानों के 3 काले कानून आए, उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की विधानसभा में, लोकसभा में। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू की थी, आपको याद होगा, सबको याद है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट उन्होंने रद्द कर दिया। और आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछो, आज मैं उनके साथ चल रहा था, उनके सारे के सारे बिजनेस एक के बाद एक लाखों बिजनेस हिंदुस्तान में बंद हो गए। और जो बचे, गलत जीएसटी लागू करके 5 अलग अलग जीएसटी, 28% तक टैक्स लागू करके उन्होंने जो बच गए थे उनको भी उड़ा दिया। आज नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में हमने बात उठाने की कोशिश की और जब भी हम पार्लियामेंट में बात उठाते थे, जैसे ही हमने बात उठाई, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता था। ऐसे माइक ऑफ हो जाता था। तो लोकसभा जो जनता की आवाज उठाने का सेंटर है, एक तरीका है, वहां तो माइक ऑफ कर दी। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्र तो हैं, मगर हमारी बात कभी नहीं उठाते। देखो, मुस्कुरा रहे हैं सब, पीछे से प्रेशर है, रिमोट कंट्रोल पीछे है इनके बेचारे के, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि गलती भी नहीं है। तो मीडिया हमारी बात नहीं उठाती, सिर्फ हमारी नहीं, विपक्ष की बात नहीं उठाती। लोकसभा का रास्ता बंद। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पर दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे। देखो ये चेहरा देखो मेरा, ये आपको अभी कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा, निकले मेरे साइड से मुझसे पूछते हैं, राहुल तुम थके नहीं हो? भाइयों और बहनों, मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है? मैं 2000 किलोमीटर चला हूं, 2000, कोई थकान नहीं, एक सेकंड की थकान नहीं। सुबह उठता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठता हूं, चलना शुरू करता हूं, और जितनी आसानी से मैं 6 बजे सुबह चलता हूं, उससे तेज मैं 8 बजे रात को चलता हूं। और ये क्यों हो रहा है? अजीब सी बात है। 2000 किलोमीटर चल गया हूं। भाइयों बहनों, युवाओं को रोजगार कौन देता? भैया ये एम्बुलेंस है क्या? युवाओं को क्या चाहिए होता है? युवा क्या चाहता है? रोजगार। अब रोजगार देता कौन है? ये जो प्रधानमंत्री जी के 2-3 मित्र हैं, ये रोजगार नहीं देते देश को। ये ज्यादा से ज्यादा 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अगर पूरा मिला दो। रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटा व्यापारी देता है। सही सिरे ला रहे हो? सही। रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाता है, जो हिंदुस्तान में लाखों हैं, कोई 300 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को, कोई 2000 को, कोई 10,000 को। छोटे छोटे मिडिल साइज बिजनेस, जैसे यहां पे दुकानें हैं, इन दुकानों में लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसी लाखों करोड़ों दुकानें हैं हिंदुस्तान में, ये रोजगार देते हैं। रोजगार पब्लिक सेक्टर से मिलता है। BHEL जैसी कंपनी, हिंदुस्तान रेलवेज, सेना, CRPF, BSF और प्राइवेट सेक्टर में जो छोटी और मिडिल साइज कंपनी है उधर। अब इन्होंने क्या किया? युवाओं को डराने के लिए सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी, GST लागू की, और जो रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी उसको उड़ा दिया। तो आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, खत्म। मध्य प्रदेश में आप कुछ भी कर लो, यहां पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। जैसे ये खड़े हैं, अगर हमने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, ये खड़े नहीं हो पाएंगे, खत्म कहानी। जो करना है कर लो। वो हिंदुस्तान का स्मॉल और मीडियम सेक्टर है, उसके साथ नरेंद्र मोदी जी ने वो किया है। ये पॉलिसियां नहीं थी भाइयों बहनों, ये हथियार है। नोटबंदी, GST पॉलिसी नहीं है, हथियार है। छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मारने के हथियार हैं, और इन हथियारों को चला दिया और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। एक जो देश में भयंकर बेरोजगारी है, जो पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो सरकारी जो पोजीशंस हैं, जो फुल करी नहीं जाती, भरी नहीं जाती, तो बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा चल रही है। और आखिरी बात, बहन आप एक बात मुझे बताइए, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का दाम क्या होता था? ये देखो 400। अच्छा, अब मैंने एनडीए के बारे में पूछ लिया तो आप 2 हाथों से भी नहीं दिखा पाओगे। देखो एनडीए के, बीजेपी के समय सिलेंडर का दाम कितना है? ये देखो, यू करना, देखो यू करना पड़ेगा, ये और फिर ये, मतलब 3 बार। यूपीए का टाइम कट। और नरेंद्र मोदी जी आते थे, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है। आज नहीं कहते कि 1100 रुपए का हो गया।
आपको दूसरा सवाल पूछना चाहिए। आपको, ठहर जाओ भैया, आपको यह पूछना चाहिए कि जो 400 रुपए और 1100 रुपए में फर्क है, ये आपकी जेब में से निकल रहा है, तो ये जा कहां रहा है? देखिए, पैसा गायब नहीं होता। ऐसे पैसा, आपने कभी पैसा को गायब होते हुए देखा है कि आपने पैसे को यूं किया और गिराया, वो गायब हो गया? पैसा आपकी जेब में से निकल के कहीं ना कहीं तो जाता है ना। तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए, ये गैस सिलेंडर का 400 रुपए 1100 रुपए के बीच में फर्क है, ये जा कहां रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, फिर से यूपीए के समय पेट्रोल का दाम क्या होता था? 60 रुपए। बीजेपी के समय 107 रुपए। ये जो है 60 रुपए और 107 रुपए के बीच में जो फर्क है, ये सवाल आप पूछो बीजेपी के लोगों से, ये किसकी जेब में जा रहा है?